हेलो स्टूडेंट्स। तो इक्विलिब्रियम यूनिट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जिसका नाम है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। तो देख लेते हैं भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है। देखो भाई क्या कहता है, जो लिखा हुआ है वो वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मोटे मोटे शब्दों में आपको ये बता देता हूं। मान लिया मेरे पास कोई भी एक रिएक्शन है। ठीक है, मान लिया ये कोई भी रिएक्शन है, बिल्कुल ही बेसिक रिएक्शन लेते हैं। मेरे पास ए मोल है ए और बी मोल है बी। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया, कोई भी क्या बनाया भाई, प्रोडक्ट बनाया। कोई भी क्या बनाया, कोई भी प्रोडक्ट्स बनाया। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, इस रिएक्शन का जो रेट है यानी इस रिएक्शन का जो स्पीड है, तो वो किसके बराबर होगी, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी और पावर देयर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, ये वही था लॉ ऑफ मास एक्शन। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो जो रेट है, इस रिएक्शन की जो रेट है वो किसके बराबर होगी। यहां पर हम प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को हटाकर कोई ना कोई कांस्टेंट लगा देते हैं, वो के लगा दिया हमने, ए और बी। ठीक है, ये हमारे पास रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास रेट कांस्टेंट। और जो ए और बी है, जो ए और बी है भाई, जो ए और बी है वो क्या है, वो मेरे पास मोलर कंसंट्रेशन है। क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ली गई इनकी। अब मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है, पर लीटर बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब जो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई यहाँ पे, इसका मतलब है हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने बता दिया, वैसा ही ये इस थ्योरी के अंदर लिखा हुआ है। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मोलर कंसंट्रेशन। अब मोलर कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, मींस नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन या डिजोल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। एक लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल सोल्यूट के प्रेजेंट है, वो उसकी मोलर कंसंट्रेशन होगी ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज यानी रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी जो वैल्यू हमारे आगे लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको अब भी क्लियर नहीं हुआ, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मान लिया मेरे पास कोई भी एक रिएक्शन है, एक हैबर प्रोसेस ले लेते हैं। मान लिया मेरे पास ये N2 है प्लस 3H2 है, यहाँ पे 2NH3 यानी अमोनिया बन गया। इस रिएक्शन नाम है हैबर प्रोसेस। ये काम आती है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के। इस रिएक्शन का रेट लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के N2 इंटू H2 और पावर देयर, यहाँ पे नाइट्रोजन की 1 पावर है और यहाँ पर है 3। ठीक है, ये हो गया भाई, ये था हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, और के को बोला जाता है रेट कांस्टेंट, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आई होप आपको लॉ ऑफ एक्शन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, अब हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब ये क्या कहता है, देखो भाई, अगर आपको ये जो लॉ ऑफ केमिकल, अगर आपको ये लॉ ऑफ मास एक्शन आ गया तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम भी इजिली आ जाएगा। हमने इस रिएक्शन के अंदर केवल क्या लिया था भाई, रिएक्टेंट लिया था। अगर लॉ ऑफ मास एक्शन को प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, देखो भाई कैसे, देखो मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक रिएक्शन है, ए प्लस, ये इक्विलिब्रियम के अंदर है सी। ठीक है, ये है, ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड, यानी कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड के अंदर भी जा रही है और ये रिएक्शन बैकवर्ड के अंदर भी चल रही है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ यानी आर एफ, क्या होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, बताओ। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था, ए यहाँ पे के आ जाएगा, बी और पावर में न्यूमेरिकल वैल्यू,
अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इधर लगाओ, इस तरफ लगाओ। अगर ये रिएक्शन इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो रिएक्टेंट का काम ये करेंगे ना, प्रोडक्ट करेगा। तो बैकवर्ड के अंदर क्या होगा, के, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, यहां पर हमारे पास सी और डी। अब एट इक्विलिब्रियम हमें पता है, इनको भी आप क्या कर लो, जो ये कांस्टेंट है ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रख लो ऐसे, अच्छे से क्लियर होने के लिए। के एफ यानी रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, के बी रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये बन गया। और हमें पता है एट इक्विलिब्रियम, जब हमारे पास इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड है वो बराबर हो जाते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम ये लिख सकते हैं, जो के एफ है इज इक्वल टू के बी, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, के बी, कुछ नहीं किया मैंने, के एफ बाय में के बी कर दिया, के बी को इस तरफ ले आए और इसको इस तरफ ले गए। इतना आया। और अब जो के एफ बाई के बी है उसको मैं के सी से जनरेट कर देता हूं, के सी से ऐसे। तो हमारे पास के सी क्या आ गया, ए इंटू, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सिर्फ क्या किया हमने, प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट किया है। क्या है देखो, ऊपर हमारे पास क्या आया हुआ है, प्रोडक्ट आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ नीचे हमारे पास क्या हुआ है, रिएक्टेंट आए हुए हैं, है ना। और उनकी जो स्टिक्योमेट्रिक रेशियो है वो आई हुई है। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ, क्या था, ये था हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब अब ध्यान से देखो भाई, अब एक एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है 4NH3 5O2, ये है। अब इसमें केसी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ, प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट, तो क्या करेंगे, NO, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ही लगाया है यहाँ पर, प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट NH3 और यहाँ पे O2, और पावर दे रहे स्टिक्योमेट्रिक, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 6, और यहाँ पर भी 4 है हमारे पास, और यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो ये था हमारे पास केसी, ये आ गया केसी। ठीक है, अब एक और बात आती है हमारे पास, ध्यान से सुनना उस बात को। वो ये बात है कि मान लिया अब तक हम क्या कर रहे थे, यहां पर देखो, ये मेरे पास ये रिएक्शन थी ए और ये बी था, और ये मेरे पास क्या है, सी, ये स्मॉल सी है भाई, और यहां पर मेरे पास है डी। जब भी हमारे पास ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म के अंदर यानी एक्वस फॉर्म के अंदर दे रखे हो, तो हम इनकी कंसंट्रेशन लेते हैं, मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं। देखो ऐसे, यहां पर हमारे पास सी आ जाएगा, यहां पर हमारे पास डी आ जाएगा, सी और डी। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, लेकिन कई बार हमें ये हो जाता है कि जब भी हमारे पास किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वो हमारे पास गैसेस फेज के अंदर है। देखो गैसेस फेज के अंदर कैसे, मैं बता देता हूं। मान लिया मेरे पास ये है ए
और ये मेरे पास गैसियस फेज के अंदर है, ये भी हमारे पास बी है, और ये मेरे पास भी गैसियस फेज के अंदर है। यानी इनका जो नेचर है ना, नेचर मतलब इनकी जो स्टेट है वो गैसियस स्टेट है। तो यहां पर हम मोलर कंसेंट्रेशन केसी ना लेकर के यहां पर हम केपी ले लेते हैं, यानी कि इनका हम प्रेशर लेंगे, क्योंकि हमें पता है गैस का प्रेशर होता है ना, तो इनका हम प्रेशर लेंगे। और क्या हो जाएगा यहां पर हमारे पास प्रेशर ऑफ सी पावर देयर न्यूमेरिकल वैल्यू, प्रेशर ऑफ डी पावर देयर न्यूमेरिकल वैल्यू बाय में प्रेशर ऑफ ए पावर देयर न्यूमेरिकल वैल्यू, यहां पर भी प्रेशर ऑफ बी पावर देयर न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि जब भी हमें हमारी जो रिएक्शन है वो गैसेस फेज के अंदर होगी, जो हमारी रिएक्शन वो गैसेस फेज के अंदर अगर होगी तो क्या होगा, ये हमें कंसंट्रेशन ना लेकर के हमें क्या लेना है, यहाँ पर हमें पार्शियल प्रेशर लेना है गैस का। ठीक है, अब ये हमारे पास है के सी और ये हमारे पास है के पी। क्या हम इन दोनों के अंदर रिलेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम आगे करेंगे रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी, इनके बीच में क्या रिलेशन है ये निकाल लें। तो चलिए सोल्व करते हैं आगे। देखो भाई, अब हम करेंगे रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी। सबसे पहले देखो, हम एक रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर एक वही सिंपली बेसिक रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं ए, और यहां पर है मेरे पास बी, और ये इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है, अब सबसे पहले केसी निकालेंगे। केसी के अंदर क्या आएगा, जल्दी सोल्व करो, ये आपको अब तो निकालना आ गया, सी और डी। ठीक है, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम निकालेंगे केपी। केपी कैसे निकलेगा बताओ? प्रेशर ऑफ डी प्रेशर ऑफ ए। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यानी प्रेशर वॉल्यूम और ये कांस्टेंट है। अगर मैं यहां पर ऐसे कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, एन बाई वी आर टी, और इस एन बाई वी को क्या रख सकते हैं, कंसंट्रेशन टर्म है, ये P इज इक्वल टू सी आर टी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि देखो नंबर ऑफ मोल बाय में वॉल्यूम क्या होता है, मोलैरिटी, और मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन की टर्म है, तो इसको C को रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे। अब ध्यान से देखना, क्या ये कर सकते हैं, अगर ए लिया, ए रिएक्टेंट लिया तो यहां पर सी ए रख दिया आर टी, अगर बी रिएक्टेंट लिया तो यहां पर क्या रख दिया, सी बी आर टी, अगर सी प्रोडक्ट लिया तो पी डी। ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी हमारे पास, थर्ड, फोर्थ
फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। अब इन सभी इक्वेशन को क्या करो आप, इन सभी इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करो। देखो पीए की वैल्यू, देखो पीए की वैल्यू ये यहां पे रख दो। ठीक है, पीए की वैल्यू, पीबी की वैल्यू कहां पे रखोगे, यहाँ पे है ना, पीबी की वैल्यू यहाँ पे रखोगे और पीडी की वैल्यू यहाँ पर रखोगे। तो चलो रख देते हैं, क्या बनेगा देख लेते हैं। क्या बनेगा, के पी इज इक्वल टू सी सी आर टी ध्यान से देखना, यहां पर हम के पी इज इक्वल टू जो ये है हमारे पास, देखो सी 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 डी और इसमें से आर टी कॉमन लेंगे, सी ए और सी बी। इसमें से आर टी हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया, ऊपर भी ले लिया और ऊपर क्या आ जाएगा, यहां पर हमारे पास क्या था, सी और डी था, यहां पर क्या आ जाएगा सी प्लस डी। ठीक है, और यहां पर आर टी, यहां पर क्या था ए और बी था, यहां पर क्या आ जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये जो पूरी टर्म है ये किसके इक्वल है, देखो ये वाली, जो ये वाली टर्म है ये किसके इक्वल है, देखो ये ध्यान से देखो, ये किसके इक्वल है, यहाँ पे देखो केसी के इक्वल है ना, केसी के इक्वल है ना। तो आगे देखते हैं इसे, देखो केसी के इक्वल आगे, तो इसकी जगह पे केसी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो आगे देखो केसी इज इक्वल टू क्या था, केपी था, यहां पर केपी इज इक्वल टू केसी, यहां पर हमारे पास आर टी था, सी प्लस डी, नीचे भी हमारे पास आर टी बचा था, तो अब क्या करें, के पी इजिकल टू के सी, आर टी को ऊपर ले जाओ और यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास सी प्लस डी माइनस, क्योंकि माइनस में चला जाएगा ना ऊपर, ए प्लस बी। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिख देते हैं, के पी इजिकल टू के सी और आर टी, तो यहां पर हम इस पूरी की जगह पे ये रख देते हैं डेल्टा एन। ठीक है, ये आपको ये याद रखना, ये हमारे पास है रिलेशन, ये हमारे पास था रिलेशन। कई बुक्स में आपको यहां पर क्या लिखा हुआ दिखाई देगा, के पी इजिकल टू के सी आर टी डेल्टा एन जी। ठीक है, ये दिखाई देगा। और अब ध्यान से सुनो, यहां पर मेरे पास जो डेल्टा एन जी है, अगर मेरे पास 0 हो गया तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो मेरे पास केपी है, जो मेरे पास केपी है वो केसी के इक्वल आ जाएगा। अगर जो डेल्टा एन जी है वो अगर पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, देखो पॉजिटिव हो गया तो केसी बड़ा हो जाएगा, है ना। तो केपी ग्रेटर देन केसी, और अगर डेल्टा एन जी मेरे पास क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्या हो जाएगा, जो केसी है वो बड़ा हो जाएगा किससे, केपी से। ठीक है, एक आपको ये याद रखना है, ये वाला टर्म। ठीक है,
तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।